जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिनकवी स्टडी हम में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज जो हम लोग यहां पर सेशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जो आपको पता है कि 29 सितंबर को यूटेड के छात्रों का एग्ज़ाम है और हम यहाँ पर इस सेशन में जो यूटेड 2000 आपका 22 है उसका जो पेपर फर्स्ट है, ठीक है, पेपर फर्स्ट है उसके यहाँ पर हम लोग मैथ करने वाले हैं। क्लियर है? तो पूरे ये 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन को हम बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो पाए कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें मैथ किस तरीके से पूछी जाती है, ठीक है, और कितना मैथ का जो लेवल है, स्तर है, वो किस प्रकार के प्रश्नों का रहता है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। आप इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, जितने भी आपके बीएड के दोस्त हैं उनको हेल्प मिल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन एक समपूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपका समपूर्णांक और विषम पूर्णांक होते क्या हैं। ठीक है, समपूर्णांक और विषम पूर्णांक ये आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सारा निचोड़ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो समपूर्णांक वह होते हैं जो 2 से विभाजित होती है। ठीक है, वे संख्या हैं जो 2 से विभाजित होती है, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये आपका समपूर्णांक होगी। और जो आपका 2 से विभाजित नहीं होती है वो आपका क्या होती है, विषम पूर्णांक होती है, ऑड होती है। ठीक है, ऑड नंबर आप उन्हें कहते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा, 1, 3, 5, 7 और सो ऑन। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर बात कर रहे हैं n के विषम पूर्णांकों के बारे में। ठीक है, n के विषम पूर्णांकों के बारे में। तो n बराबर आपको पता है कि n बराबर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी दो विषम संख्याओं का योग होता है, यानी कि जब भी आपका क्या है, जब भी दो ऑड नंबर आपस में जुड़ेंगे, उन ऑड नंबर का जो योग होगा वो हमेशा इवन होगा, यानी कि सम होगा। क्लियर हो गई बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप लोगों को क्या करना है कि n बराबर आप कुछ भी रख लीजिए, 1 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए। ठीक है, और वो क्या, किसके वो संख्या, ठीक है, क्या आनी चाहिए, आपकी सम संख्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर n बराबर 1 रखिए। सभी ऑप्शन में करके देखते हैं क्या यहाँ पर आंसर होगा। मैं उस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जैसा आप लोग एक एग्जाम हॉल में बैठे हैं, मैं एक एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और आपको बिल्कुल पेपर के ऊपर ही ये चीजें करनी है। ठीक है, पेपर आपका रफ वर्क आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3n माइनस पहले वाले ऑप्शन में रखिए, n बराबर 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो ये कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा दूसरा, क्योंकि सम संख्या नहीं आ रही ना, एक सम पूर्णांक नहीं आ रहा है आंसर में। उसके बाद आपके पास 5n² प्लस 4। यहाँ पर आप देखोगे 5 1 का स्क्वायर प्लस 4, 5 5 एकम 5 प्लस 4 9, यानी कि 9 भी क्या है, एक आपका विषम पूर्णांक है। ठीक है, 9 भी क्या है, आपका एक विषम पूर्णांक है। क्यों है, क्योंकि 2 से ये डिवाइड नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? अगला देखिए यहाँ पर ये सी ऑप्शन है, इसमें आप लोग पुट करके देखिए वैल्यू 3 9² प्लस 5, और n की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, 1 का स्क्वायर प्लस 5। तो 3 एकम 3, क्योंकि एक का अगर आप देखोगे, एक का वर्ग एक ही होता है, प्लस 5। ठीक है, तो 3 प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 8 क्या है, 8 आप लोग देख पा रहे हैं, 8 क्या है, एक सम पूर्णांक है। क्या है, एक सम संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ गए आप लोग बात? ठीक है, तो ये आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रश्नों को टैकल करने का काम करना है।
आगे देखिए, ये पेडागोजी से संबंधित है, ठीक है। आप प्राथमिक स्तर पर, आप शिक्षक हैं, ठीक है, आप प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां जो है वो मदद करती है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियां हैं उनका प्रयोग क्यों करता है एक टीचर, ठीक है। तो उनका प्रयोग क्यों करता है कि जो आपका जो समस्या सुलझाने के लिए कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। जो आपके बच्चे हैं, जो आप स्टूडेंट हैं, उनकी आप क्या करें, जो भी आपकी उनको प्रॉब्लम्स हैं मैथ्स में, ठीक है, उनको सुलझाने में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे और उनकी कौशलों को प्रोत्साहित करने में हेल्प करता है, ठीक है। पेडागोजी संबंध है, आसानी से आप लोग कर लोगे। निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो, लिंग नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। लिंग आप ये नहीं कह सकते कि मैं लड़का, मैं लड़की, मैं मैथ नहीं पढ़ सकता, मैं मैथ नहीं पढ़ सकता है, पढ़ सकती, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका कैंसिल हो जाएगा। गणित की प्रकृति आप नहीं कह सकते सवाल कठिन है, इजी है, ठीक है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब देखिए, गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, वो है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है। इसका बहुत असर पड़ सकता है भाई, कि आपका जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार की, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना, ठीक है। तो पेडागोजी आप कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे ज़्यादा वो एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस एफर्ट लगाने की जरूरत है तो जो ये आपका कंटेंट वाला पार्ट है वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, भले दिखने में हल्का लगे लेकिन हल्का है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 95, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत होगा, ठीक है। औसत एवरेज से ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा, पूर्ण संख्याएं आप जानते हैं होल नंबर, ठीक है, होल नंबर होती है। अब देखिए होल नंबर क्या होती है, सबसे होल नंबर को समझने के लिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जिनका प्रयोग हम गिनती को गिनने में करते हैं, ठीक है, वो सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जब नेचुरल नंबर, ठीक है, जब नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के साथ आप क्या कर देते हैं, जीरो ऐड कर देते हैं, तो वो पूर्ण संख्याएं होती है। अब देखो यहाँ पर 15 पूर्ण संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 15 मतलब क्या होगा, 0 1 2, जीरो भी ऐड होगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका 10 11 12 13 और 14, यहां पर ही हम इसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। और कितनों का है, 15। अब देखिए यहाँ पर मैंने 15 तक क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये हो गई ना 15, 1 2 जीरो भी ऐड हो रहा है, 14 तो ये संख्या है, जीरो ऐड हो रहा है 15। अब आपको क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, जब भी हम क्या करते हैं, आपका पूर्ण संख्याओं का जब भी हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं, पहले औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो ये सम क्या होगा, n+1 अपॉन 2 ये होगा। अब देखिए यहाँ पर ये n कहाँ तक है संख्या है, 14 तक है ना, तो 14 तक करेंगे, ना कि हम यहाँ पे n की जगह 15 ये नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, n तक, कहाँ तक, 14। तो ये आ जाएगा आपका 14, आपका 14+1 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, 14 गुणा 14 प्लस 1 यानी कि 15 अपॉन 2, और 7 गुना ये 2 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इधर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं, मैं यहाँ पर स्पेस का कमी है तो आप लोग देख लेना, ठीक है। 17 गुणा 15, ठीक है। अब 15 सत्ता कितना होता है, 15 सत्ता होता है आपका 105, कितना आया ये, 105। तो सम हमारे पास इन 0 से लेकर 14 तक की जो संख्या है, इनका सम हमारे पास 105 आ गया। अगर आप लोग ये फॉर्मूला नहीं भी पता है ना, आप जोड़ भी सकते हैं यहाँ पर तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब औसत निकालते हैं ना, औसत, औसत हमेशा कैसा निकालते हैं, टोटल, टोटल अपॉन जितने नंबर है, ये ऐसी से निकलता है एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल हमारे पास कितना है, 105, ठीक है। और नंबर जो है वो किससे हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। नंबर क्या है, कितने नंबर, कितनी संख्याओं का टोटल, ये संख्याएं कितनी है, 15, समझ गए आप लोग, 15। तो अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 सत्ता कितना होता है आपका, 105 होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। समझ गए आप लोग बात, कोई किसी प्रकार की दिक्कत है ही नहीं ना, दिक्कत बहुत आसान है। चलिए अगला देखिए, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। आपको
यहाँ पर देखना है किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे कोण क्या हो जाए, न्यून कोण हो जाए, ठीक है, हमेशा एक कंडीशन होगी नहीं, ठीक है, हाँ कभी कभी होती है, लेकिन आप पता है ना कि समकोण में एक 90 का होता है, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। त्रिभुज जो है सभी त्रिभुज के लिए कंडीशन होगी नहीं, हाँ ये हो सकता है कि न्यून कोण है, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये 60 का, ठीक है, ऐसा हो सकता है एक कंडीशन में लोग, लेकिन जब समकोण वाली कंडीशन देखोगे आप तो वहां पर क्या होगा, एक एंगल 90 का होता है, तो हमेशा तो ये कंडीशन होगी नहीं। एक कोण सदैव सदैव एक कोण सदैव समकोण होगा, ठीक है, ये भी हमेशा कंडीशन होगी नहीं, ठीक है। एक कोण सदैव अधिक कोण होगा, ये भी कंडीशन होगी नहीं, सिर्फ ये कंडीशन होगी कि एक कोण सदैव न्यून कोण हो सकता है, ठीक है। एक कोण जो है वो सदैव क्या हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है, तो यानी कि यहाँ पर जो आपका 96 का आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा कि एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। क्लियर हो गई बात। देखिए बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न रहते हैं, इतनी तकड़ी मैथ नहीं रहती, लेकिन आप जैसे ना मैथ देख रहे हो जो बिना मैथ बैकग्राउंड का होता है या फिर जिसका मैथ बैकग्राउंड भी है, ठीक है, वो भी थोड़ा डर जाएगा यार कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये इसको, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का पढ़ चुका होता है वो, ठीक है, वो बीएससी अगर मैथ वाला है भी कोई ना, बीएससी एमएससी करते करते वो अपने बेसिक भूल जाता है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं, अगर आप लोग जो मैथ बैकग्राउंड से हैं वो, अगर मैं जितने भी छात्र मैथ से होंगे, ठीक है, मैथ से होंगे या जिन्होंने कभी ना कभी मैथ पढ़ी है 10 तक पढ़ी है, तो उनको मैं बता दूं कि अगर वो थोड़ा प्रैक्टिस में रहते हैं ना, प्रैक्टिस में यानी कि आप 15 पेपर भी अगर सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के, तो मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि आप 25 प्लस कर लोगे 30 में से स्कोर, ठीक है। और जो नहीं है, जो बैकग्राउंड मैथ बैकग्राउंड का छात्र नहीं है, जो आर्ट साइड का है, ठीक है, या फिर साइंस का है मान के चलो, या उसका ग्रेड या होम साइंस रहा है, तो वो लड़का या लड़की इजीली स्कोर 20 प्लस कर सकता है, ठीक है। बस उसको क्या करना है, सीखना है थोड़ा, ठीक है, सीखने का प्रयास करना है, मैथ को एक खौफ नहीं बनाना है, ठीक है। और मैं बता दूं कि यूटेड जैसे एग्जाम हो या सीटेड हो, इन एग्जाम में जो मैथ का जो वेटेज है ना, वो आपको बहुत आगे लेके जाता है, ठीक है। अगर 30 में से 25 आप सही कर लेते हो तो आप अपने छात्रों से बहुत आगे निकल जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर क्या चीजें आ रही है सामने। अब यहाँ पर 2916 का जो मान बताया गया है 97 क्वेश्चन में, वो 54 बताया गया है, ठीक है। जब भी आप इसका क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे 2916 का, तो ये 54 आएगा, ठीक है। अब आपके पास ये यहाँ पर दे दी, ये कंडीशन दे दी, ये दे दिया, ये दे दिया, और आपको इनके लिए ऐड करने के लिए कह रहा है, ठीक है, इनको ऐड करने के लिए कह रहा है। अब देखिए 2916 मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि 5.4, इसका मतलब आप इसको करोगे जब, तो यहाँ पर 5.4 होगा, और इसको जब आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.54 होगा, ठीक है। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि दशमलव जो है, अगर यहाँ यहाँ कितने अंक पहले हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 1 2 3, ठीक है। जब भी आप इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऐसी सेम सी कंडीशन यहाँ पर आएगी 0.54। फिर आप लोग इस वाली कंडीशन को देखें, यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे 0.54 ये आ जाएगा, इसका रूट में तो ये आएगा, ठीक है, लेकिन जो इसका आपके सामने आएगा 0.054। फिर आपका इसका भी आप करके देखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 00, ठीक है, 0.004, ठीक है। इसे आप इजिली खोल सकते हो, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखिए इन तमाम को जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए 5.4 को, फिर आप इसको इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए आप लोग, और फाइनली आप इसको इसको और इसको भी जोड़ दीजिए, ठीक, ये जुड़ेगा 549, 549, ठीक है, 549.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, 5.9994। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लेना आप लोग, एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि जैसे 2916 है ना, तो ये इसका ये रूट में है, ठीक है, और जब ये खुलेगा ना, जब इसका स्क्वायर होगा, तो इसका देखिए पॉइंट 4 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 अंक पहले जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 अंक होगा, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर ये था,
ठीक है, यहाँ पर ये था, अगर इस कंडीशन में क्या था, यहाँ पर था ना ये दशमलव, यहाँ पर पहले वाली कंडीशन, अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो आप सीधा मान सकते हैं कि अब यहाँ 2 अंक बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, 1 अंक बढ़ रहा है। यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 अंक और बढ़ा, यहाँ पर 1 अंक और बढ़ा। तो इस तरीके से आप इसको टैकल करेंगे अपने एग्जाम में भी। अब देखिए और दूसरा शानदार सा प्रश्न है 98 वाला। एक आयत को क्षैतिज रूप में 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, ऊपर वाले भाग को पुनः 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, मूल आयत का कितना भाग छायांकित है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप इस पूरे आयत को देखोगे ना तो ये क्या है, एक आयत है, ठीक है। अब इसी आयत को क्या कर दिया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, एक ऊपर वाला, एक ये, ठीक है। अब देखिए आपको छायांकित भाग बताना है, तो 1/2 1/2 दोनों आयतों का बताना है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो ये ऊपर वाला भाग है ना, ठीक है, जो ये ऊपर वाला आयत है, इसका कितने टुकड़े किए गए, 1 2 3, 3 टुकड़े किए गए हैं, ठीक है। और छायांकित भाग कितना है इसमें, ये 3 हम कहाँ लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे। छायांकित भाग कितना है, 1 ये 1 ये, छायांकित भाग हो गया 2, ठीक है, 2 से 2 कंप्लीट कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचाएगा, 1/3 हो जाएगा, समझ गए आप। तो ये कितना हो गया, 1/3 भाग क्या है इसका, 1/3 आ गया इसका। अब देखिए, अब ये दूसरा भाग है, नीचे वाला भाग, अब इसके कितने टुकड़े कर दिए गए हैं, 4 टुकड़े, 4 टुकड़े कर दिए गए हैं। और इसका जो भाग छायांकित है ना, 1 2, ठीक है, 2 इस नीचे वाले आयत के छायांकित है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। समझ गए आप लोग इतना, 1/3 इसका आया, 1/3, 1/3 ऊपर वाले का, 1/4 इसका है। अब दोनों को आप लोगों ने क्या कर लेना है, अब पूरे आयत का बताना ना कि पूर्ण आयत का कितना भाग छायांकित है, तो 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। अब देखिए 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 4 और 3 7, ठीक है। देखेंगे आप लोग कितना आ जाएगा, नहीं जोड़ना है ना, यहाँ पर 1/3 ये आया और आपका 4/3, हाँ 4/3, तो यहाँ पे क्या नीचे वाले क्या जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 4 और 3 7 और 7/12, तो 7/12 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न देखोगे छोड़ दोगे, करना ही छोड़ दोगे, ठीक है, लेकिन जब आपको पता चलेगा इतना सरल है ये, ठीक है। तो देखिए आपको क्या दिया गया है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 दी है, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 की पावर 61 ले सकते हैं, आपने कॉमन ले लिया, अंदर 1 से गुणा करोगे यही संख्या आएगी, अंदर यहाँ पर 4 की पावर 1 रखोगे, ठीक है, तो ये वाली संख्या मिल जाएगी ना, क्योंकि जब दोनों का गुणा होगा तो ये घातें क्या होती है, जुड़ती है, तो 61 और 1 कितनी हो जाएगी, 62 हो जाएगा, समझ गए। 4 की घात 2, 4 की घात 2 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 61 और 2 कितना होता है 63, और यहाँ पर 4 की घात 3, समझिए। अंदर जब इस संख्या से ये आप गुणा करोगे, इसका इधर ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको यही चीज दिखेगी, ठीक है। अब देखिए 4 की पावर 61, 1 प्लस 4 प्लस 4 चौको 16, ठीक है, 4 चौको 16 और 4 का 3 बार गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64 आया इतना। अब 4 की पावर 61, 4 और 1 5, ठीक है, 5 16 और 5 कितना होता है, 16 और 5 कितना होता है 21, 21 और आपका 21 और 64, 4 1 5 6 2 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 85, समझ गए आप लोग कितना, ठीक है, 85 हो गया। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को बड़ी सी बड़ी संख्या देखनी है जो 85 को काट दे, ठीक है, क्या कर ले 85 को काट दे, 5 भी काटता है लेकिन आपको क्या देगा, 5 भी काट लेगा, 17 पंजे 85, 5 7 ये 17 पंजे 85, ये भी काट सकता है ना, 5 भी काट सकता है, लेकिन बड़ी सी बड़ी देखनी है,
ठीक है, जो काटे, तो वहां पर बड़ी से बड़ी जो दिख रही है वो 17 दिख रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है ये। ठीक है, हाँ हो सकता है एग्जाम में कठिन लगते हैं, सबको लगते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इतना इजी है, परंतु अगर अलग अलग टाइप के करके जाओगे तो इजी लगेंगे। ठीक है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो समझे, यहां पर ये क्या है, कोई वर्ग है और इस वर्ग को हम क्या करेंगे, 4 भागों में विभाजित करेंगे। समझ गए आप लोग? अब देखिए, जब 4 भागों में विभाजित करेंगे तो पहले जो ये वर्ग था ना, तो इसकी एक भुजा कितनी थी, 4। ठीक है, एक भुजा 4 थी। तो अब जब इसको विभाजित किया जा रहा है 4 भागों में, अलग अलग बराबर भागों में, तो ये वाली, अब देखो 4 तो रहेगी नहीं ना, अब ये एक वर्ग निकालो इसमें से छोटा सा, तो जो ये है, ये क्या हो जाएगी, ये 2 की हो जाएगी ना, ये 2, तो बाकी भुजाएं भी इसकी क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब इसका ये क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पता है आपको, ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला ही यहाँ पर क्या है, आंसर है। लैंग्वेज टफ लग रही है ना, लैंग्वेज टफ लग रही है, परंतु सवाल जो है आपका क्या है, आसान है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अभी इसको देख के डर जाओगे, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, जब मैथ में दिखते थे ना अंडर रूट, तो ऐसा लगता था कि भूत टाइप के, भूत आ गया, चुड़ैल आ गई। ठीक है, ऐसा लगता था, लेकिन इतना डरने की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, टैकल करिए पहले प्रश्न को। 242, 245। अब ये अंडर रूट 52 और 144 किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर। जोड़ दो दोनों, जोड़, यही तो दे रखा है आपको, इतना ही तो काम करना है आपको। तो जोड़ोगे जब, तो 4 2 6, 5 4 9 और 1 का 1। फिर अगला स्टेप करोगे, 242, 14 का जो आपको पता है 196। ठीक है, 196 किसका वर्ग है, वर्ग होता है 14 का, तो 14 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 242 और 14 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 1 5 और यहां पर 2, अंडर रूट 256 किसका वर्ग होता है, 256 16 का होता है, और पहला ही आंसर है ये 16। क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब देखिए, अभी बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा फंस सकता है इसमें। ठीक है, 102 वाला। सबसे पहले यहाँ पर भिन्न दे रखी है, और भिन्न का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, भिन्न को आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो भिन्न का जब भी एलसीएम निकाला जाता है ना, भिन्न का एलसीएम जब निकाला जाता है, तो इसका एलसीएम का एक सूत्र होता है, अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखोगे, बता देता हूं। एच क्या है, पहले आता है, और एल बाद में आता है। एल मतलब मान लो कि एल क्या है, बाद में आता है ना, तो जो एच है, जो बड़ा है वो नीचे रहता है, और एल क्या है, बाद में आता है, तो ये ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आप सबसे पहले आप इस भिन्न को परिवर्तित कीजिए। 4 दूना 8, 8 1 9, पहला 9/2, 3/1, इस रूप में भिन्न रूप में लाना है ना। 10 दूना 20, 20 1 21, 21/2। ठीक है, इतना हो गया इसका, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब आप सबसे पहले क्या करिए, एलसीएम निकालें। एलसीएम किसका निकालें, 9 का निकालना है। ठीक है, 3 का निकालना है, 21 का। कोई देरी नहीं हमको। ठीक है, बिल्कुल एक एक प्रश्न हम बिल्कुल ऐसा करेंगे कि टाइम लेंगे, लेकिन सीख के जाएंगे भाई। ठीक है, सीखा के ही जाएंगे आपको। 3 ये 9, ये 1 आ जाएगा, 7 है 21। ठीक, फिर क्या आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 1 1 आ जाएगा, 7 एग्जिट आएगा, फिर 7, तो ये क्या आ जाएगा, 7 है 21, 21 63। ठीक है, तो अंश का जो एलसीएम हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 63 आ रहा है।
समझ गए आप लोग। अब हर का एचसीएफ, तो हर का एचसीएफ हम जब लेते हैं ना तो तीनों को अलग अलग करते हैं और तीनों में जो सबसे छोटा कॉमन नंबर हमें दिखता है उसी को हम लेते हैं, जैसे 9 का, ठीक है। तो 3 3 9 3 एकम 3, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 9 बराबर 3 1, ठीक है। 3 गुणा 3 गुणा 1, ये इसका एस क्या ले रहे हैं हम, एचसीएफ। उसके बाद 3 का क्या है पता ही, आप 3 का करोगे तो 3 गुणा 1, फिर आपका क्या बचता है 21, 21 का करोगे 3 गुणा, देखो यहाँ पे क्या है ना, 3 गुणा 7 गुणा 1। तो यहाँ पर देखिए एक ही चीज हमें दिख रही है तीनों में, तो अगर 3 कॉमन दिखता तो कर लेते, लेकिन तीनों में क्या दिख रहा है हमें कॉमन, 1 दिख रहा है, ठीक है। तीनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, हर का जो एचसीएफ है वो 1 है। तो यानी कि जो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर आपका 63। कितना हो जाएगा, 63। क्लियर हो गई बात। चलिए, बालू एवं लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। लोहे की मात्रा को 10% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में बालू मिलानी होगी, ठीक है। तो इसका सीधा आप लोगों को क्या करना है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। एक फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर इसका ध्यान रखोगे, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, या आप इसको बहुत लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। हाँ, तो इसका आप लोग इस तरीके से भी कर ले, बड़ा मेथड कर रही पहले, ठीक है। 1 केजी मिश्रण में 1 केजी मिश्रण में लोहे का परसेंट कितना है, लोहे का परसेंट कितना है, 20 है, ठीक है। तो लोहे की मात्रा अगर हमें निकालनी है तो लोहे की मात्रा हम कैसे निकालेंगे, 20/100, और 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना, ठीक है। तो 2 जीरो कट जाएगा, तो लोहे की जो मात्रा है इसमें तो 200 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम इसमें क्या है, लोहा है, पता लग गया आपको। अब देखिए रेत की मात्रा कैसे मिलेगी, अब लोहे की मात्रा हमें मिल गई ना 200 ग्राम, तो रेत की मात्रा हमें कैसे मिलेगी, रेत की मात्रा हमें 1000 में से हम जब 200 घटा देंगे तो 800 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, आपका रेत की मात्रा आ गई, ठीक है। अब देखिए माना रेत की मात्रा x है, अब आगे की कंडीशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, अगर हमें कितना बढ़ाना है, 10% की वृद्धि करनी है लोहे में, x मात्रा मिलाया जाता है, ठीक है। माना रेत की मात्रा कितनी 10% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में बालू मिलाना चाहिए, ठीक है। तो माना कितना मिलाते हैं, x मिलाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 1000 प्लस x, ठीक है। इस टाइप से करेंगे हम लोग, और कितना बढ़ा रहे हैं हम लोग, 10%, 10/100% का मतलब कितना है, यही तो आएगा, ठीक है। 200% क्या है इसमें, 200% तो आपका क्या है, आपका लोहे की मात्रा है ही, ठीक है। अब 1000 हमारे 1000 का पूरा ये मिक्सचर है, और जब हम इसमें बढ़ाएंगे तो हम कितना बढ़ाएंगे, x बढ़ा रहे हैं ना टोटल। अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1000 100 गुणा 20 बराबर 1000 प्लस x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1000, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 100 गुणा 20 कितना हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें से करो घटाओगे आप इसे, 2000 माइनस 1000, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। 1000 किस में, ग्राम में, और रेत की मात्रा, अब 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 केजी होता है ना, ठीक है। तो x की जो रेत की मात्रा है जो हमको मिलानी पड़ेगी, वो कितनी मिलानी पड़ेगी, 1 केजी मिलानी पड़ेगी, समझ गए आप लोग, 1 केजी मिलानी पड़ेगी। अगर आप 1-2 बार देखोगे इसे तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। हमेशा शॉर्टकट शॉर्टकट भी होता है इसका, लेकिन शॉर्टकट करोगे तो फंस भी सकते हो, ठीक है। चलिए, ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखिए, 11 नतीजों का औसत 50 है, 11 नतीजों का औसत जो है वो कितना है, 50 है।
अभी आपके 29 मिनट ही हुए हैं। 11 नतीजों का जो औसत है वो 50 है। यदि पहले 6 नतीजों का औसत 49 है और अंतिम 6 नतीजों का औसत 52 है, तो छठा नतीजा क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप औसत है ना, औसत का मैंने बताया है कि टोटल सम संख्याओं का यानी कि योग संख्याओं का और अपॉन नंबर। तो अब अगर हमें इनका टोटल निकालना है, ठीक है, अगर हमें इनका सम निकालना है तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज गुणा नंबर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 11 नतीजों का औसत करिए। यहाँ पर ये 11 नतीजों का औसत है, तो 11 गुणा 50 करोगे तो 550 मिल जाएगा। 11 नतीजों का औसत आपको मिल गया 550। अब देखिए यदि पहले 6 नतीजों का औसत 49 है तो 6 नतीजों का निकालो पहले। 6 गुणा 49 तो कितना हो रहा है आपका? ये कैलकुलेट करके आ जाएगा कितना, लगभग 294। कितना आ रहा है? 294 आएगा। आप इसकी गुणा कर लेना। और उसके बाद 6 अंतिम 6 नतीजे जो हैं, 6 गुणा कितना 52, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 312। ठीक है, 312 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, जो अंतिम 6 हैं और पहले के 6 इनको जोड़ दिया तो ये 4 और 2 6, 9 1 10, 3 2 5, 5 1 6। अब उस छठा नतीजा प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन 12 नतीजों में से इस 11 नतीजों को घटाना पड़ेगा, यानी कि 606 में से हमको यहाँ पर माइनस कितना करना है? 550 करना है। ठीक है, समझ गए आप लोग? 6 10 में से 5 गया, आपका कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 में से 6 0, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो एवरेज वाले प्रश्न आप लोगों को इस तरीके से करने हैं। अब देखिए, एक रेलगाड़ी देहरादून से 30 सितंबर को 4:30 बजे प्रस्थान करती है। 16:30 का मतलब है कि 4:30 बजे को भी कौन से? शाम के वाले। ठीक है, और अपने गंतव्य पर 2 अक्टूबर 2022 को 8:45 पहुंचती है। तो इस यात्रा का कुल समय है, तो ये जो 8:45 ना, ये सीधा सीधा बता रहे हैं मॉर्निंग वाला टाइम है। ठीक है, ये मॉर्निंग वाला टाइम है। और ये जो 4:30 बता रहा है ये आपका 30 सितंबर का टाइम है, शाम वाला। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि 30 सितंबर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये सितंबर जाता कब है? ठीक है, तो सितंबर आपका कब जाता है? 30 को ही जाता है। ठीक है, तो 30 सितंबर को 12 बजे तक, यानी कि ऐसा लिखा रहता है ना, रात की 12, इस तरीके से लिखी रहती है। और इसी 00 को आप क्या कहते हैं? 24 भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको 24 में से आपको क्या करना है? घटाना है। कितना घटाना है? 24 में से आपको सीधा सीधा घटाना है आपका 16:30। इसको घटाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपके सामने क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 60 में से 30 घटाया 30 मिनट। अब यहां पर आपने ये बड़ा किया ना, 1 घंटा बनाया, इसको 60 मिनट बनाया, तो इसको यहां पर क्या हो जाएगा? 16 का 17 हो जाएगा। तो 24 में से 17 गया तो 7 बचेगा, यानी कि इस दिन तक आपको लग गए 7.5 घंटे। 7.5 घंटे लग गए, 7 घंटे 30 मिनट लग गए। अब आपके पास 1 तारीख वाला पूरा दिन बच रहा है ना, 1 तारीख वाला, यानी कि 24 घंटे यहां से लग रहे हैं। अब आपकी 2 अक्टूबर शुरू हो चुकी है, और 2 अक्टूबर कितने बजे तक? 8:45 तक। तो सीधा जोड़ दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 8:45 तक जोड़ दो। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? कितना आ रहा है ये? 5 आपका 4 और 3 7, ठीक है, 24 व 8 32, 32 और आपका 32 और 32 8 4 कितना है? 24 और 8 32, 32 और 7 39।
ठीक है, तो 39,75 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, आप डर जाओगे, है ही नहीं कहीं। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 39 घंटे 75 मिनट लग रहे हैं। अब ऑप्शन में आया नहीं, आप डर गए, यार ये मेरा गलत आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी। ऐसा नहीं, डरना नहीं, ठीक है, डरना नहीं है। आपको क्या करना है कि इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 75, चलिए 39 ठीक है, और 75 मिनट, 39 घंटे तो हो गए, 75 मिनट का मतलब क्या है, 60 + 15, 60 मिनट, 60 मिनट अलग, 15 मिनट अलग। अब 60 मिनट जो 1 घंटे का होता है, तो 39 के साथ ऐड कर लो ना, 40 और 15, 40 घंटे 15 मिनट है, ऑप्शन में है, बात खत्म। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इस तरीके के प्रश्नों को टैकल करना है। चलिए अब देखिए, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के बराबर है, ठीक है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ आपको निकालना है, अभी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है, 10 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कक्षा 6, 5, 6, 7, 7, 8 में था, पढ़ते होंगे हम शायद, ठीक है। परंतु उस टाइम पर क्या होता था कि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे को याद आ रही है, तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, 6, 7, 8 ये पढ़ा ही, मैथ सीखी नहीं हमने, ठीक है, वो तो 9, 10 में थोड़ा बहुत सीख ली। तो हमारे टाइम पे क्या हुआ करता था, एक हमारा एक हमें एक वो लाते थे, बाल भारती, ठीक है, 2006-7 के आसपास, 6 में मैं कक्षा 6 में था, और 7 में मैं 7 में था, और 2008 में मैं 8 में। तो हमारे टाइम पे क्या हुआ करता था कि एक बाल भारती आती थी, ठीक है, और बाल भारती लेते थे। तो मैं ऐसा विद्यार्थी था कि मैं इतिहास भूगोल कॉपी बनाने के लिए देता था मास्टर, तो मैं जब जून की छुट्टियां पड़ती थी, तो मैं उसी टाइम पूरी की पूरी मैथ क्या कर देता था, सीधा उतार देता था बाल भारती से, बात खत्म, ठीक है। तब सरकारी है, सरकारी स्कूल में एक ही बार कॉपियां दिखानी होती थी साल में, तो पहले बन गया, और साल भर कुछ पाना सीखना किसने था, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। लेकिन जब बाद में आए, तैयारी के फील्ड में आए, 2015 में आपका तैयारी की थी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, बैंकिंग की, तो तब वहां पे ये चीजें सीखी, ठीक है, तब। अब तो खैर उस टाइम की तो याद भी नहीं है कब की, 6, 7 की, लेकिन बाद में ही सीखा। तो देखिए आप लोग, खैर छोड़िए, तो कितना है, 10 गुणा कॉस्ट प्राइस बराबर 9 गुणा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए इसको आप कैसे टैकल करो, कैसे निकालोगे। अब आपको क्या करना है, प्रतिशत लाभ आपको निकालना है, तो ये आप कैसे निकालोगे, सीपी अपॉन आप एसपी, तो ये कितना हो जाएगा, 9/10, ठीक है, 9/10 हो जाएगा। अब इसी 9/10 को, ये तो आ गया, अब इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। 9/10 प्रतिशत में है ना आंसर, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत लाभ हमें बोल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, किसका माफ कीजिएगा यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस, तो प्रतिशत लाभ आपको निकालना है 9 वस्तुओं का, 10 सीपी, 10 इंटू सीपी बराबर 9 इंटू एसपी, ठीक है, 9/10 हो गया। तो इसको आप लोग जो करने का एक तरीका होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, ऐसे नहीं होगा ये, 9/10 और आपका, इसको रुकिए जरा, चलो इसको देखते हैं, 11, इसका क्या हो जाएगा कि जो लाभ हो रहा है, चलो इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है, इसको बता दूंगा मैं, इसको देख लेंगे बाद में। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 4 गुना है, वह कोण है। एक कोण का संपूरक, सबसे पहले देखिए संपूरक कोण होता क्या है। संपूरक कोण जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि संपूरक कोण में क्या कंडीशन होती है। थोड़ा ये क्वेश्चन, थोड़ा इसने दिमाग खराब कर लिया जरा, इसका
देखते हैं पहले थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं जब नहीं बन रहा है ये अभी। एक कोण का समपूरक हो जाता है मैथ में, आप ऐसे में सोचना है कि मार्क्स खुद ही अटक गया है, ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभार एक आधा प्रश्न में। एक कोण समपूरक कोण है, उसको उसके कोटिपूरक कोण का 4 गुना है तो वह कोण है। तो समपूरक कोण जो होता है हमेशा क्या होता है, 180 होता है, ठीक है, 180 होता है। और कोटिपूरक कोण कितना होता है आपका, ठीक है, समपूरक क्या होता है आपका 180 होता है, ठीक है। जब दो कोण मिलके क्या करते हैं, संपूरक कोण क्या कहलाते हैं, दो कोण जब मिलते हैं तो वो कितना बनाते हैं, 180 बनाते हैं। और कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोण मिलते हैं तो वो क्या कितने का एंगल बनाते हैं, 90 का मिला बनाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि माना वह कोण क्या है, x है, माना वह कोण क्या है, x है। तो आप क्या कर लेंगे, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों का कंपेयर किया जा रहा है ना, संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण का, बताया जा रहा है कि कोटिपूरक कोण का 4 गुना है। अब देखिए 180 180 माइनस एक्स बराबर 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री माइनस एक्स। और ये जो है ये कितना है, जो ये वाला संपूरक कोण है ये इसका क्या है, 4 गुना है, ठीक है। सिंपल सा आप क्या कर लोगे, 180 माइनस एक्स बराबर 9 चको 36 360 डिग्री और -4, ठीक है, -4 एक्स ये हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या कर लोगे, माइनस एक्स इसको इधर लाओगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में 4x। और इसको इधर, ये इधर ही है, और 180 इधर ले जाओगे, पक्षांतर करोगे इसका तो माइनस में चले जाएगा 180 डिग्री। तो 4x में से आपका x गया तो 3x, ठीक है। और ये जो है आपका 360 डिग्री में से माइनस कर लोगे 180, 180 180 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर आपका 180 अपॉन कितना 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का डिवाइड करोगे 180 में तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से इस प्रश्न में होना था। आगे देखिए, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार कर लेती है। एक रेलगाड़ी वो किसी खंबे को कितने सेकंड में पार कर रही है, आपका 15 सेकंड में पार कर लेती है, तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। तो सेम सा फंडा आपको रखना है कि रेलगाड़ी की लंबाई आपको x मान लेनी है। लंबाई कितनी मानी है, x माननी है। क्लियर हो गई बात, रेलगाड़ी की लंबाई आपने x मान ली। तो इसमें क्या करोगे आप लोग कि आपको पता है जो दूरी होती है, ठीक है, जो आपका चाल होती है वो क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब देखिए ट्रेन की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी आपको चाल आपको निकालनी है, स्पीड आपको निकालनी है, तो क्या दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी x और आपका समय कितना दे रखा है, पहले में 15 सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन एक ये हो जाएगी। दूसरा, अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम ले रही है आपका, ये टाइम ले रही है कितने का, ये टाइम ले रही है 25 सेकंड का। तो आप क्या करेंगे, 100 प्लस x। अब देखिए अब 100, अब ट्रेन की लंबाई तो ये है, लेकिन इसके साथ क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ गई ना, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो भी यहाँ पर जुड़ गई है। अपॉन टाइम कितना है 25, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों जो इक्वेशन है, ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों जो इक्वेशन है इनका आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो x बराबर x अपॉन 15 बराबर कितना, 100 प्लस x अपॉन 25 यानी कि 25। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखोगे 25x ये इधर इधर हो जाएगा, ठीक है, 25x बराबर कितना 1500 प्लस 15x इस तरीके से हो जाएगा।
फिर 25x माइनस आप 15x करोगे बराबर 1500, ठीक। और 25x में से 15 गया तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर कितना, 1500। और x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1500 अपॉन कितना, 10। जीरो से जीरो कट जाएगा और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 150, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि x बराबर रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 150 मीटर है। कितनी है, 150 मीटर इसकी लंबाई। तो आसानी से आप लोग इस सवाल को कर ले जाओगे, अपना एक नंबर पक्का कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 3759 इन दोनों संख्याओं का गुणनफल के दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो अंक उठाओ, 59 और 73, ठीक है। अभी आपको बता दे रहा हूं, 9 तियां 27, ठीक है। और 5 तियां 15, और 15 और 2 कितना होता है, 17। क्लियर हो गई बात। ये हो गया 7 9 7 63, और आपका 9 7 कितना हो गया, हाँ 3 का हो गया, 9 7 63, और 7 7 पंजे 35, 35 और 6 कितना होता है, 41 41। तो ये हो जाएगा 7 7 3 10, 1 1 2 1 3 4। अब आपको निकालना क्या है कि इकाई का अंक तो हो गया 7, दहाई का अंक 0। अब इकाई और दहाई के अंक का आपको ऐड निकालना है, यानी कि 7 प्लस 0 कितना होता है, 7 होता है आंसर, है तो 7, बात खत्म, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत, यदि किसी, आपको यहाँ पर जो प्रश्न दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए और उसकी जो आपका क्या है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर जो क्षेत्रफल है वो यथावत बना रहेगा भाई, ठीक है। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, उससे उसके क्षेत्रफल से संबंधित। तो कैसे होगा ये, देखिए यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल यथावत रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, बैटरी भी इसकी कंप्लीट होने वाली है, परंतु उससे पहले हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे चीजें। चलिए थोड़ा विलंब ही हो रहा है इसमें, पता नहीं क्या है इसका भी, लाइट का भी तभी जाती है जब सबसे ज्यादा उसकी क्या रहती है, जरूरत रहती है, ठीक है।
चलिए कंटिन्यू रखते हैं, लाइट चली गई थी। अब देखिए तो यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की क्या कर लेते हैं, कमी कर लेते हैं, कमी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से क्षेत्रफल जो है वो यथावत रहेगा। ठीक है, तो इसका आपको एक शॉर्टकट तरीका है जो आपको यूज करना है। तो वो क्या है, 20%। ठीक है, 20% का मतलब आप लोग देखेंगे यहाँ पर, इसको पकड़ेंगे आप 20% को, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1/5। क्या हो जाएगा, 1/5। अब देखिए आपको क्या कर लेना है, इस 1/5 में से जो है वो 1 माइनस कर लेना है, 5 में से 1 माइनस कर लेना है, और ये कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी है और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से क्षेत्रफल यथावत रहेगा। ठीक है, और अब देखिए अब 1/4 है, अब इस 1/4 के साथ आप क्या कर लेंगे, 100 का गुणा कर लेंगे, और तो ये कितना आ जाएगा आपका 25%, और आंसर भी आपका यहाँ पर ए दिख रहा है आपको 25%। तो जब भी आपको इस तरीके के प्रश्न दिखे तो आपको इसमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करना है। आप इजीली आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको जब कमी हो रही है, ठीक है, तो आपको ऊपर की संख्या क्या कर लेनी है, माइनस कर लेनी है, और जब वृद्धि दिख रही है तो आपको क्या करना है, उसको ऐड कर लेना है। इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो क्या कारण नहीं माना जा सकता है भाई, तो इसमें जो कारण नहीं माना जा सकता है वो है लैंगिक भेद। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गणित से भयभीत और असफल होने के लिए आप किसको दोष नहीं दे सकते, अपने जो आपका लिंग है, ठीक है, लैंगिक है, उसे आप नहीं मान सकते। गणित में ज्यामितीय के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है, शिक्षक के हेतु। ठीक है, शिक्षक के लिए पूछा जा रहा है, तो होती है विश्लेषणात्मक विधि। उसके बाद देखिए शिक्षण योजना के परिक्त पदों का सही अनुक्रम है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, कौन सा सही है, ये है आपका सबसे पहले जो आएगा, व्याख्या करना, संलग्न करना, विस्तारित करना, आपका मूल्यांकन करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, छात्रों को इंगेज करना है, ठीक है, और सबसे लास्ट में जो है सबसे पहले इंगेज करना आता है और फिर आता है एवलेट करना। ठीक है, तो लास्ट ये आएगा चौथे पे, तो कहां पर ऐसा, चौथा ये, और दूसरा आपका ये। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, यदि दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, माना देखिए a प्लस b है, दो संख्याएं, या आप मान के x प्लस वाई है, तो इन x प्लस वाई संख्याओं का जो योग वो आपका योग है वो 5 है। ठीक है, और जो इनका गुणनफल है, ठीक है, वो कितना है, 36 है, यानी कि x गुणा वाई बराबर कितना है, 36 है। तो आपको इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है, तो व्युत्क्रम का योग 1/x अपॉन 1/y। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई अपॉन, क्या लिख सकते हैं आप इसको, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई का मान कितना है, 5, और x अपॉन एक्स वाई का मान कितना, x प्लस वाई का मान 5 है और एक्स वाई का मान कितना है, 36 है। तो 5/36 आपको दिख रहा है जहां पर, वही आपका क्या है, सटीक आंसर है। अब देखिए भाई, ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। ओपी, जो ओपी है वो क्या है, आर एस के तुल्य है। ठीक है, यहाँ पर साफ दे रखा है आपको, ओपी क्यू 100 बता रखा है। ठीक है, ओपी क्यू कितना है, ओपी क्यू 100 है, और क्यू आर एस कितना है आपका 140 है। तो सबसे पहले इन लाइनों को तो आप इस तरीके से मिला लीजिए, पैरेलल होंगी ये। अब देखिए सीधी रेखा पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सीधी रेखा पर आपका जो कोण होता है ना, जो कोण होता है वो कितना होता है, वो आपको ध्यान रखना है, वो होता है आपका 180। जब 140 इधर है तो यहाँ पर कितना होगा, 40। अब जब यहाँ पे 40 है तो जो इसके सामने है तो यहाँ पर पैरेलल होगा, तो वहां पर भी कितना होता है, 40 होता है। क्लियर हो गई बात।
अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये वाला कोण आपको मिल गया, 40 मिल गया। आपको क्या ध्यान रखना है, कोण PQ, ये वाला कोण आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, जब ये 100 है, एक सीधी रेखा का मैंने आपको बताया, सीधी रेखा पे कितना होना चाहिए, 180। तो ये कितना होना चाहिए, 100 तो ये है, तो ये कितना है, 180 होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, यहाँ पर 80 होना चाहिए। तो आपको मिल तो गया, 80 ये है, 40 ये है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180, ठीक है। और जब 80 ये है, 40 ये है, तो 80 और 40 कितना, 120। तो 120 में से आपका 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 60 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक हो जाएगा। चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पर भाग करने वाली बात है, तो भाग कीजिए जरा सा। सबसे पहले दशमलव कितना है, 37, 188, दशमलव हटा दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ से हटाओगे तो 3.6, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस यहाँ तक तो आ जाएगी बात, ठीक है, यहाँ तक लग जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको 36, इसको आपको इसको पूरी संख्या से दशमलव हटाने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, 3600 बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से करोगे तो पहले जो भाग जाएगा वो 1 से जाएगा, कितना, 1 से जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसमें से घटाने का काम करोगे आप लोग यहाँ पर, तो 8 बचेगा, ठीक है। फिर 1 बचेगा, 7 में से 6 गया तो कितना, 1 बचेगा। अब आप यहाँ पर क्या है, कम पड़ रही है ना संख्या, 3600 बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर आपको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 0 के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर दशमलव, क्योंकि आप 2 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और तब आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, इस 8 को यहाँ से उतार सकते हैं, ठीक है। और एक 0 आपको और लगानी पड़ेगी, क्योंकि 1188 भी आपका क्या पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिर आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो कितने से जाएगा, लगभग 3600 तिया, तो 3600 तिया जो लगभग होगा आपका, वो कितना होता है, 10,000, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 10,800, कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। 0 8, ठीक है, 8 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 10 में से 11, 11 10 10 11 में से 10 बचेगा, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1, ठीक है। 11 में से 10 बचेगा, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 1 बच जाएगा। तो आपको क्या मिला, 10,080 मिल गया, नहीं माफ कीजिएगा, 1080 मिल गया। और फिर आपको यहाँ क्या है, दशमलव आपने लगाए रखा है, 1 0 आप और बढ़ा दोगे यहाँ पर, तो फिर आप इसे 3 से डिवाइड कर सकते हो। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से, ठीक है, विभाजित हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा है ना, 10 कितना आ रहा था आपका, 10,800, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे क्या कर सकते हैं, 10,800, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से इस पर बच जाएगा, और लास्ट फाइनली आपके पास आंसर जो आ जाएगा 10 कितना, 10.33, ठीक है, 10.33, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की संख्या, मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, मेरे क्या है, कुल 9 गुणनखंड हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है ऐसी। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, चारों को ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वो संख्या है। एक भी चीज ढूंढ लो कि 9 गुणनखंड है उसके, ठीक है। तो 9 गुणनखंड किसके हो रहे हैं, सबसे पहले देखो 36 का ही देख लेते हैं, 1 गुणा 36, दूसरा आपका 2 गुणा 16, तीसरा 3 गुणा 12, चौथा है 4 गुणा 9, ठीक है, 6 गुणा 6। तो कितने 9 गुणनखंड हो रहे हैं, एक संख्या, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एक 9। तो ये टोटल कितना हो रहा है आपका, कौन सी संख्या ऐसी हो रही है, तो वो 36 ही हो रही है। पहले ही आपको क्या मिल जा रहा है, आंसर मिल जा रहा है। चलिए, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा, ठीक है। तो पृष्ठीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय कोई घन होता है ना, तो किस तरीके से होता है, इस तरीके, माफ कीजिए, इस तरीके से होता है ना घन,
ठीक है, इस तरीके से आपका घन होता है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना बता रहा है, 1014 बता रहा है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो क्षेत्र वो फॉर्मूला होता है वो 6a² होता है। कितना होता है, 6a² होता है 1014, यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1014/6। अब जब आप इसे डिवाइड कर लोगे, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको a स्क्वायर बराबर जो दिखेगा 169, ठीक है, इसको भाग करोगे और 169 का मतलब आप a की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 169 किसकी वैल्यू होती है, 13 की। ठीक है, तो आपको भुजा पता चल गई। अब आपको भुजा पता चल गई, अब आप आयतन पता कर सकते हो ना इजीली। आयतन क्या होता है, a का क्यूब होता है। ठीक है, आयतन आपका a का क्यूब होता है, यानी कि a का क्यूब 13 गुणा 13 गुणा 13। समझ गए आप लोग। तो इसका जब आप गुणा करोगे 13 गुणा 13 169 और आपका 13, तो ये कितना हो जाएगा, 9। लगभग आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2197। कितना आ जाएगा, 2197 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर 2197 सेंटीमीटर क्यूब है बिल्कुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीरीज का था भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सीरीज का बहुत आसान क्वेश्चन था ये। पहले क्या है, 2 1 3, 1 का गैप है, फिर 2 का है, फिर 4 का है, फिर कितना का है, 4 का है, फिर 8 का है, फिर आपका 16 का है। 16 और 17 कितना होता है आपका, 33 होता है। अब कितने का होगा, 32 का होगा ना, तो 33 के साथ आप 32 जोड़ दो, 3 2 5, तीनों 3 6, तो ये कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। लास्ट देखिए 120, अब 120 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 0.125 डिवाइड वो की घात 2/3। ठीक है, 0.125 की घात कितने बता रखी है, 2/3 बता रखी है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, डर जाओगे ना ऐसे क्वेश्चन देख के, लेकिन आप जो ये आपका 0 125 है इसको देखो सिर्फ। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 0.5 गुणा 0.5 लिख सकते हैं ना इजिली। तो ये कितना हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना, 0.125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा ये। तो इसका मतलब है कि 0.5 की पावर 3। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका, और बाहर इसकी कितनी पावर है, 2/3 भी है। ठीक है, पूरा सॉल्व करके देखोगे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 0.5 की पावर 2। ठीक है, तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, 0.5 का जो